हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिवाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 18 सितंबर 2016 का सेकंड पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए का मान क्या होगा यदि क्यूब रूट ऑफ 500 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ माइनस के 3456 इजिकल टू 40 मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, उससे अच्छा दोनों तरफ का क्यूब कर देंगे। तो क्यूब रूट से क्यूब रूट कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 500 और ये माइनस में 3456 और इधर कितना हो जाएगा 40 की क्यूब हो जाएगी 40 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 40 और ए की क्यूब। ठीक है, ए की क्यूब को एक तरफ रहने देते हैं, बाकी नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं। माइनस को बाहर लिख सकते हैं 3456 अपॉन, ये तीनों मल्टीप्लाई में थे तो साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है, इस सबसे पहले 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे, 500 की 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, उसके बाद 5 से 8 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ लास्ट में 56 है, तो 56 मतलब लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको कैंसिल कर लेंगे, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 8 जा 32, 2 बचेगा 25, 8 4 6 जा 24, 1 बचेगा 16, तो 4 4 जा 16। उसके बाद अभी 64 है, 4 से हो जाएगा, तो इस वाले 4 से कैंसिल करेंगे, 8 2 जा 4 2 जा 8, फिर 4 1 जा 4, 2 बचेगा 24, तो 4 6 जा। उसके बाद 8 से 4 से एक बार और कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 4, 5 जा 20, 1 बचेगा 16, तो 4 4 जा, फिर 2 से भी कैंसिल हो जाएगा 27 टाइम्स। तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी 27 माइनस के, ए क्यूब की वैल्यू माइनस के 27। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस के 3 का क्यूब। ठीक है, तो अब दोनों तरफ इसका और इसका स्क्वायर क्यूब रूट लेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3। ठीक है, अब ये क्यूब रूट कैसे लिखा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 जा 27, लेकिन माइनस भी आ रहा है। ठीक है, 1 2 2 माइनस से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, फिर एक बार और माइनस, तो ये हो जाएगा -3 की पावर 3 और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, m का वह मान जबकि 2/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/81 की पावर -6 और यह है 2/9 की पावर 2m-1। ठीक है, तो पहले ये इसको भी 2/9 की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। पहले 2/9 की पावर 3, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 81 को लिख सकते हैं 9 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 2/9 की पावर 2 और फिर पूरे की पावर -6। तो ऐसे अगर लिखा हो ए की पावर m फिर उसकी पूरे की पावर n, तो क्या होता है पावर मल्टीप्लाई में चली जाती है, तो ए की पावर mn, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 9 की पावर 6 2 12 माइनस के 12। ठीक है, तो 2/9 की पावर -12 इज इक्वल टू 2/9 की पावर 2m-1। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगेगी क्या, कि अगर कोई भी एक सेम नंबर जैसे एक मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है, सेम नंबर है और इसकी पावर डिफरेंट है, अगर ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगे, तो ए की पावर m प्लस n हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया 2 की पावर 9 2 की पावर 9, तो 2/9 लिखा हुआ है, 2/9 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ 3 है या -12, तो इनको ऐड करेंगे तो -9 बचेगा, इक्वल टू 2/9 की पावर 2m-1। ठीक है, अब LHS और RHS बराबर है, आपस में बेस सेम है तो पावर भी तो सेम होगी, जब भी तो इक्वल हो पाएंगे ये, तो -9 किसके बराबर हो जाएगा 2m-1, तो -9 और प्लस का 1 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 2m, तो ये बचा कितना -8 इज इक्वल टू 2m, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। ठीक है, -4 मतलब कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, -4। नेक्स्ट, मान लीजिए x इज इक्वल टू इतना है, जब x को मानक रूप में इतने रूप में कन्वर्ट व्यक्त किया जाता है तो m का मान क्या होगा। ठीक है, इनको प्लस करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करा तो m की वैल्यू बतानी है, 10 की पावर में जो आएगा वो m की वैल्यू होगी। तो पहले इसको x को सॉल्व कर लेते हैं, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में 597 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 प्लस 73.5 इंटू 10 की पावर 21। ठीक है, अब पहले क्या करना पड़ेगा, इनको पावर को सेम करना पड़ेगा, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 21 है, तो कम कर लेंगे 597 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 21, एक पावर अलग कर दी, तो हो जाएगा 73.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 21। अब यहाँ से 10 की पावर 21 10 की पावर 21 दोनों में तो कॉमन ले लेंगे, 10 की पावर 21 ये कितना हो जाएगा 5970 प्लस 73.5। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 5970 और 73.5
तो 0.5 3 7 7 14 कैरी 1 9 और 1 10 कैरी 1 6 6043, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय 6043.5। हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को 6 के पास शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब एक डिजिट के बाद होना चाहिए जो हमारा पॉइंट होना चाहिए डेसिमल, ठीक है। और वो पॉइंट एक डिजिट के और वो डिजिट जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 6 है तो चल जाएगा, अगर ऐसा हो 0.123 तो ये नहीं है, ठीक है। फिर हमें इसे 1.2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब पहली डिजिट जीरो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ करने के लिए इसे हम क्या करेंगे 1 2 3, ठीक है, 3 डिजिट शिफ्ट करना है तो 1000 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और 1000 की इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 1000 क्या करेगा, इस पॉइंट को 3 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा 6.0435। और ये जो 10 की पावर 3 है 1000, ये इस 10 की पावर 21 के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 21 था और 3 और ऐड कर देंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे कंपेयर करेंगे 10 की पावर m से, तो m की वैल्यू आ जाएगी कितनी 24, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि 2m माइनस 1/2m इज इक्वल टू 2 है, जहाँ m नॉट इक्वल टू 0, तब m² प्लस 1/16 m² का मान क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ 2m माइनस 1/2 है और यहाँ पर सिर्फ m का स्क्वायर है, तो क्या करना है, बस यहाँ से हमें इसमें से m कॉमन 2 कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचेगा m माइनस इसमें 2 का और डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4m, ठीक है। कैसे होगा एक बार इसको बता देते हैं। यहाँ पर क्या है 2m के अंदर तो 2 तो नहीं है, 1/2m में 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो 2 का डिवाइड हो जाएगा, 2 का डिवाइड हो जाएगा तो ये 2 यहीं आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4m, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब इसमें कुछ नहीं करना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m माइनस 1/4m की वैल्यू आ गई कितनी 1। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा m² प्लस 1/4 का भी m² तो हो जाएगा 16m² माइनस 2 इंटू m इंटू 4m इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, तो m से m कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो m² प्लस 1/16m² इज इक्वल टू 1, और यहाँ से कितना बचेगा 1/2, ठीक है। 1/2 को राइट साइड भेज देंगे तो वो चला जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1 होल 1/2, ठीक है, या 3/2, तो 3/2 को मिक्सड में चेंज करेंगे तो 1 होल 1/2, मतलब कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसे कौन से फॉर्मूले से खोला था, एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है a² प्लस b² माइनस के 2ab, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1 होल 1/2। नेक्स्ट, x की पावर 4 प्लस 4 का एक गुणनखंड है, ठीक है। इसके गुणनखंड करने इनमें से कौन सा ये ऑप्शन में जो दिए हुए हैं वो बताना है। x की पावर 4 प्लस 4, ठीक है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो इसके फैक्टर करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, मतलब यहाँ इस स्टेज से तो मुश्किल है, तो इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे, वो करेंगे हम इसमें 4x² प्लस कर देंगे और 4x² माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये इनको एक साथ लेते हैं, प्लस वालों को, x की पावर 4 में से लिख सकते हैं x की पावर 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू x², ठीक है। फिर माइनस के 4x² को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, a² b² प्लस 2ab, तो क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर x² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब ये क्या है पूरा a और ये b, तो a² माइनस b² क्या हो जाएगा a², मतलब एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a क्या है x² प्लस 2 प्लस 2x और एक बार माइनस करेंगे x² प्लस 2 माइनस 2x, ठीक है। ये होगा इसके फैक्टर। अब ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा x² प्लस 2, इसको अरेंज कर लेते हैं, x² प्लस 2x प्लस 2 और x² माइनस 2x प्लस 2, तो x² माइनस 2x प्लस 2, तो ये ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाँ ऑप्शन बी, ठीक है, ये वाला सेकंड वाला फैक्टर x² प्लस 2x माइनस 2 ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, 5 परीक्षणों x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 तथा x प्लस 8 का माध्य 11 है, तो प्रथम 3 परीक्षणों का माध्य क्या होगा, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 परीक्षण है, इनका माध्य दिया होगा 11, ठीक है। तो माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य या उसे इंग्लिश में हम कहते हैं मीन, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं पदों का योग अपॉन पदों की संख्या, तो कितना हो जाएगा
एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8। ठीक है, अब पद कितने हैं? 5 हैं, तो प्लस अपॉन 5 इनको प्लस कर लेंगे। 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा? 5x और 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20 अपॉन 20 अपॉन 5 इज इक्वल टू माध्य कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, तो बस ये सॉल्व करना है। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5x प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 55। तो 5x इज इक्वल टू 55 माइनस 20, तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। 5 7 35, तो x की वैल्यू 7 आ गई। तो प्रेक्षण क्या हो जाएंगे? प्रेक्षण क्या हो जाएंगे? पहला था x, तो 7 हो जाएगा, दूसरा 7 x प्लस 2 तो 9, और तीसरा x प्लस 4 मतलब 7 प्लस 4 11। हमें 3 का ही निकालना था, तो बस 3 ही निकाल लेते हैं। तो फिर यही फॉर्मूला पदों का योग, तो 7 प्लस 9 प्लस 11 अपॉन पदों की संख्या 1 2 3 अपॉन 3, 11 और 9 20 और 7 27, 27 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 9 सर। तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य कितना आ जाएगा? 9। 9 मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक थैले में 5 लाल कंचे, 4 हरे कंचे और 3 नीले कंचे हैं। सभी कंचे रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसे अर्थात सर्वसम हैं। ठीक है, मतलब रंग को छोड़कर बाकी वो उनका साइज कलर, मतलब कलर को छोड़कर बाकी सब देखने में वो एक जैसे हैं, मतलब साइज वगैरह उनका। तो थैले में से बिना इसमें देखे एक कंचा बाहर निकाला जाता है। यह कंचा हरे रंग का नहीं है, इस बात की प्रायिकता क्या है? ठीक है, कंचा हरा नहीं होना चाहिए, इस बात की प्रायिकता बतानी है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी होती है कि फेवरेबल आउटकम्स, जो मतलब हमें निकालना है कंडीशन, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो उसने कहा कि कंचा हरा नहीं होना चाहिए, तो हरे को हटा देते हैं, हरे को हटा दो। तो हरे के अलावा चाहे लाल आ जाए चाहे नीला आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हरे को हटा दो। तो वो कितने हैं? 5 + 3 8 कंचे में से कोई सा भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 8 मतलब 5 रेड और 3 ब्लू। ठीक है, अपॉन, और टोटल कितने हैं? टोटल में तो हरे भी काउंट होंगे, तो 5 और 4 9 और 3 12। ठीक है, तो 8/12, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, तो कितना आ जाएगा? 2/3। ठीक है, 2/3 मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका एक तरीका ये भी है कि हम पहले जो कंचा हरे रंग का कंचा है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/12 मतलब कि 1/3। ठीक है, अब जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी है? 1। ठीक है, ये तो है हरे रंग की। ठीक है, अब इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगी कि हरा रंग ना हो, तो कितनी 1 में से 1/3 माइनस करेंगे तो 2/3। ठीक है, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे बस हमें याद रखना कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ग्रीन की, एच की प्रोबेबिलिटी कंचा ग्रीन है, सॉरी जी ग्रीन है, और उसके ग्रीन ना होने की और ना होने की अगर मिलाई जाए तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो हमें ना की निकालनी है, तो पी जी नॉट डैश या नॉट इक्वल टू 1 माइनस पी जी। ठीक है, इस मतलब दूसरी वाली प्रॉपर्टी में दूसरी तरीके से हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की थी। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन डी आ जाएगा, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए क्रॉस बी ए बी मल्टीप्लाई बी ए इज इक्वल टू बी सी बी है, जहाँ ए बी और सी केवल एक ही अंक को प्रदर्शित करते हैं और ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, इसका मतलब है कि तीनों कैसे हैं? डिफरेंट हैं। ठीक है, तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो तीनों डिफरेंट है। तब ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या है? ठीक है, हमें सिर्फ इतना दिया है और बताया कि वो सिर्फ एक डिजिट वाले नंबर्स हैं और वो डिफरेंट है। तो ठीक है, तो ए बी मल्टीप्लाई बाई बी ए इज इक्वल टू बी सी बी, तो ये कितना हो जाएगा? अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर सी। ठीक है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी है यहाँ पर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी है, तो यहाँ से क्या पता चला? ए बी सी तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, सपोज करें कि हम यहाँ सी की वैल्यू 1 पुट करते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर भी 1 हो जाएगा और सी स्क्वायर भी, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 1 तो नहीं हो सकती। सपोज करो 2 रखते हैं, तो सी की वैल्यू कितनी होगी? 2, तो ए स्क्वायर की वैल्यू ए की वैल्यू 2 रखते हैं, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि वो ए स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अगर ऑप्शन देखेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? हमसे पूछा ए प्लस बी प्लस सी का मान, तो ए प्लस सी का मान कितना हो गया? 6, और हमें क्या करना है कि तीनों डिफरेंट रखने हैं, तो डिफरेंट के अलावा 2 और 4 को छोड़ के कोई सा भी डिजिट रख सकते हैं। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए हाँ हम सी की वैल्यू 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो 6 + 1 7
तो 7 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। 2 पुट कर नहीं सकते बी की वैल्यू, और 3 पुट करेंगे तो 3 4 6 और 3 9, ठीक है, 9 ऑप्शन में है। लेकिन अभी और भी देख लेते हैं, 4 नहीं रख सकते, 5 रखेंगे तो 6 और 5 11, ठीक है, 11 भी ऑप्शन में नहीं है। और आगे चलेंगे तो और बड़ा ही नंबर आएगा, लेकिन लास्ट मैक्सिमम जो है यहाँ पर ऑप्शन में 10 दिया हुआ है। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू 3 हो जाएगी, मतलब ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4, ठीक है। तो 6 4 2 3 5 और 4 9, ठीक है। तो 9 मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसको जो कंडीशन दिया उसमें पुट करके भी देख लेते हैं, जैसे ए बी मल्टीप्लाई बाई बी ए इज इक्वल टू बी सी बी। तो ए की वैल्यू कितनी थी 2, और बी की वैल्यू 3, और बी की 3 और ए की 2, तो 3 3 9 9 चौक 36, ठीक है। अगर यहाँ रखेंगे तो बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू सी की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3, 4 3 12 3 36, ठीक है। ये इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको जो वैल्यू पुट करी हमने उसको और देख लेते हैं। हमारे पास एक रिलेशन आ गया था ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अगर हम सपोज करिए ए की वैल्यू 1 रखते हैं तो सी की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। सी किसके बराबर है, ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ठीक है। तो दोनों सेम आ गए, लेकिन जो कंडीशन दी गई उसमें सेम नहीं आनी चाहिए, तो 1 तो नहीं हो सकती। फिर हमने क्या करा, ए की वैल्यू 2 पुट करी, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 6, ठीक है। अगर हम बी की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो इनका सम कितना होगा 7, तीनों का मिला के, लेकिन 1 7 तो ऑप्शन में नहीं दिया, तो ये नहीं हो सकता। अगर बी की वैल्यू 2 रख नहीं सकते क्योंकि वो ए की वैल्यू हो गई है, और उसके बाद आती है 3, ठीक है। अगर सपोज करिए 3 रखते हैं तो 6 और 3 9, ठीक है, 9, ठीक है, ऑप्शन में है भी वो। लेकिन अभी आगे भी चेक कर लेते हैं, 4 रख नहीं सकते क्योंकि वो सी की वैल्यू है। अगर बी की वैल्यू 5 रखते हैं, ठीक है, 5 रखेंगे तो इन तीनों का सम कितना आ जाएगा, 4 2 6 और 5 11, लेकिन 11 नहीं, जो ऑप्शन में मैक्सिमम आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ 10, तो इससे 20 की और कोई वैल्यू आगे ले चेक भी नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा ऑप्शन भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है बी की वैल्यू 3, ठीक है, बी की वैल्यू 3, तो इनका सम हो गया 9, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन ये भी है कि हम यहाँ पे ए की वैल्यू 3 पुट कर लें, ठीक है, कि हमने 1 पुट करके देखी उससे नहीं होगा, 2 पुट करी उससे सेटिस्फाइड हो रहा है, तो लेकिन हम आगे और भी तो हो सकती हैं, पॉसिबल तो हैं। तो ए सपोज कीजिए ए की वैल्यू 3 रखते हैं, तो बी की वैल्यू कितनी, सॉरी सी की वैल्यू कितनी रहेगी, सी है ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे 9, तो 9 + 3 12, ठीक है 12। लेकिन यहाँ तो इन 2 का ही सम 12 आ रहा है, लेकिन वहाँ तो तीनों का सम ही मैक्सिमम 10 दिया हुआ है, तो इससे आगे और बड़ा नंबर लेंगे तो और बढ़ता चला जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन इसलिए सी सही हो जाएगा, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। नेक्स्ट, यदि x, y और z क्रमशः किसी बहुफलक के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ठीक है। z क्या है, फलक मतलब फेस, और z की सॉरी y क्या है, शीर्ष, शीर्ष मतलब वर्टेक्स v, और z क्या है, किनारे मतलब एजेस e, ठीक है। तो फेसेस, शीर्ष, वर्टेक्स और एजेस में क्या रिलेशन होता है, उसमें रिलेशन होता है कि v + f मतलब वर्टेक्स प्लस फेस माइनस एजेस मतलब कि किनारे इज इक्वल टू 2, ठीक है। एक फॉर्मूला समझ लीजिए, चाहे इन तीनों में रिलेशन समझ लीजिए। अब वर्टेक्स कितना दिया हुआ y, और एफ फेसेस दिए हुए हैं x, और एजेस दिए हुए z इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इनको बस अरेंज करना है। तो अगर x - 2 करें तो x - 2 करेंगे तो कितना जाएगा, z उधर जाएगा प्लस का, तो z - y, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन सही बैठ रहा है, x - 2 इज इक्वल टू z - y, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी को भी अरेंज करके देखते हैं। y - 2 करें तो यहाँ से y - 2 करेंगे, y - 2 तो x उधर जाएगा तो x - x, सॉरी z - x आएगा, लेकिन यहाँ पर z + x है। अगर x + 2 करें तो x + 2 हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों x और 2 अलग अलग साइड हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, किसी एक को पॉजिटिव और किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। z - 2 करें तो z - 2 भी नहीं होगा क्योंकि z को इधर ले जाएंगे तो 2 + z हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन नहीं होंगे, सिर्फ एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रवि ने 2 वस्तुएं प्रत्येक को 1500 रुपये में खरीदा, ठीक है। एक की वैल्यू 1500, दूसरे की भी 1500। उसने एक वस्तु को 6% लाभ पर तथा दूसरी को 4% हानि पर बेचा। इस पूरे सौदे में हुआ लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। लाभ या हानि जो भी हो वो बताना है। तो पहली भी 1500 रुपये में खरीदी, दूसरी भी 1500 में खरीदी, ठीक है। अब पहले पे क्या है, उसे 6% का प्रॉफिट हो गया, तो 1500 का 6% कितना होगा, 1500 का 6% निकालते हैं, 2 0 10 6 90 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और दूसरे पे 4% का लॉस हुआ, तो 1500 का 4% निकालेंगे
तो 1 2 ठीक है, 15 चौके 60, ठीक है। तो टोटल देखें तो 90 का प्रॉफिट, 60 का लॉस। अगर नेट की बात करें तो 30 का अभी भी प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ है, पहली बात तो ये पता चली। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट कितना 30 का और कॉस्ट प्राइस 1500, और 1500 कितने हो गए 3000, 3000 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1 2 0 कैंसिल, 30 से 30 कैंसिल, तो कितने का प्रॉफिट हो गया उसे 1% का। 1% मतलब कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि लाभ हुआ और 1% का हुआ। नेक्स्ट, निम्न स्थितियों में से किस स्थिति में चतुर्भुज ABCD की रचना संभव नहीं है? ठीक है, कौन से में ABCD नहीं बन पाएगा, मतलब पॉसिबिलिटी बतानी है, वो बताना है कि किसमें नहीं बन पाएगा। तो इसमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, तो एक एक करके चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है AB 4 सेंटीमीटर है। ABCD एक चतुर्भुज बना लेते हैं ABCD, ठीक है। AB 4 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर, AC 8 सेंटीमीटर और AD 5.5 और DC 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें सारी साइड दी हुई है। चतुर्भुज कैसे बनता है? दो ट्राइंगल को मिला के बनाएंगे तो भी चतुर्भुज बन जाएगा। अब ये देखना है कि ये दो त्रिभुज जो हैं क्या ये बनने पॉसिबल हैं या नहीं। तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि सम ऑफ टू साइड्स, ठीक है, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, मतलब कि किसी त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। बस ये देखना है। जैसे इसमें देखें 4 और 6 10, जो 10 8 से बड़ा है। इनका देखें 8 और 4 12, 6 से बड़ा है। 8 और 6 14, 4 से बड़ा है, ठीक है। तो ये वाला तो पॉसिबल है। ऊपर वाला देखते हैं, 8 और 5 13, तो 5.5 से बड़ा है, ठीक है। 5.5 प्लस 5 10.5, 10.5 8 से बड़ा है, ठीक है। 8 5 13.5 जो कि 5 से बड़ा है, ठीक है। दोनों ट्राइंगल जो है ट्राइंगल उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो दो ट्राइंगल बनने पॉसिबल हैं और दो ट्राइंगल को मिला देंगे तो एक चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो संभव है। सेकंड चेक करते हैं, ABCD बना लेते हैं, ABCD, ठीक है। तो AB कितना 3.5 और एंगल B कितना 125, एंगल C 80 और BC 5.5 और CD 5, ठीक है। ये 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ तो एंगल भी दिए हैं और साइड्स भी दिए हैं, तो क्या करेंगे इसमें? बस हमें यही चेक करना है कि दो एंगल हैं, इनका सम कितना होगा 125 और 80 का 205, ठीक है। ये लेस देन 360 है, तो एक चांस है कि जो दो एंगल बनेंगे वो बन सकते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं कह सकते लेकिन पॉसिबल है, ये तो कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी चतुर्भुज हो उसके चारों एंगल का सम कितना होता है 360। तो अभी दो का सम जो है 360 से छोटा है, तो बाकी का दो भी हो सकता है, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। और चतुर्भुज के लिए ये होता है कि तीन साइड का सम चौथी से ग्रेटर देन होना चाहिए, लेकिन चौथी तो हमें पता ही नहीं है, तो इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर एंगल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पॉसिबल है। तो अभी बाकी को भी चेक करते हैं। ऑप्शन सी को चेक करते हैं कि BC इज इक्वल टू 4.5 बना लेते हैं ABCD 4.5 है BC 4.5, AD 5.5 और CD 5, AC 5.5 और BD 7, ठीक है। फिर वही केस लगाएंगे कि क्या दो ट्राइंगल मिलकर एक क्या बना सकते हैं, चतुर्भुज बना सकते हैं, दो ट्राइंगल इस तरीके से, ठीक है। तो पहले लेते हैं ये वाला ACD, तो 5.5 5 और ये कितना 5.5, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना का 10.5 5.5 से बड़ा है। इन दोनों को ऐड करेंगे 10.5, ये भी 5.5 से बड़ा है। इन दोनों को ऐड करेंगे 11, तो वो भी 5 से ग्रेटर है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल तो बन सकता है। अब दूसरा देखें BCD 5 4.5 5.5, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे 10.5 4.5 से बड़ा है। इन दोनों को ऐड करेंगे 9.5, तो ये 5.5 से बड़ा है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे 4 + 5 9 और 0.5 10, तो 10 5 से बड़ा है, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल पॉसिबल हैं, तो दो ट्राइंगल को मिलाएंगे तो एक चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटर बन सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है, तो ये भी है ये भी है। अब लास्ट एक ही ऑप्शन बचा और इसको भी चेक कर लेते हैं कि इसमें क्यों बन नहीं पाएगा, क्यों संभव नहीं है। AB एक क्वाड्रिलेटर बना देते हैं, चतुर्भुज ABCD। AB दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, BC 9.5,
एंगल ए 75, बी 150 और सी 140। ठीक है, 3 एंगल दिए हुए हैं तो तीनों को प्लस करें, देखते हैं इनका सम कितना होगा। 150 और 140 290, 290 में 75 मतलब 75 और गया 5, 9 7 16 का 6, हासिल 1 2 और 1 3। ठीक है, अब इन तीनों एंगल का सम ही कितना आ रहा है 365, जो कि क्या है 360 से बड़ा है। ठीक है, चारों एंगल का सम मिला के 360 होना चाहिए, लेकिन ये तो 3 का ही 360 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये बनाना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसने नहीं पूछा ना, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मान लीजिए कि x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक के बराबर है। ठीक है, पूरक मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 हो। अगर दोनों बराबर है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 45, तभी दोनों बराबर हो पाएंगे। y एक ऐसा कोण है जो अपने समपूरक के समान है। समपूरक मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 हो। ठीक है, दोनों बराबर हैं, y अपने समपूरक के बराबर है तो y कितना हो जाएगा 90। ठीक है, 90 90 तभी तो 180 होगा, तो 2x प्लस 3y इसके बराबर होगा। ठीक है, x y की वैल्यू मिल गई, पुट कर दो 2 × 45 प्लस 3 × 90, मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 90, 3 की मल्टीप्लाई 90 में करेंगे 270, 270 प्लस 90 हो जाएगा 360, 360 डिग्री, मतलब कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 108 डिग्री है तो प्रत्येक इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, समबाहुभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान हैं, के अंतःकोण का माप 108 डिग्री है। ठीक है, अगर सपोज करें ये 108 डिग्री है तो इसका बाह्य कोण कितना होगा 72 डिग्री, क्योंकि एक लाइन पर टोटल एंगल कितना का बनता है 180 का। ठीक है, तो हमें बताना है कि भुजाओं की संख्या, मान लेते हैं भुजाओं की संख्या है n। तो किसी भी समबाहुभुज का बाह्य कोण कितना होता है, या एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण ये होता है 360 डिग्री अपॉन n। अभी कितना दिया हुआ 72 इजिकल टू 360 अपॉन n। अगर 72 से कैंसिल करेंगे तो ये होगा 5 टाइम्स, तो n की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो उसमें कितनी भुजाएं होंगी 5 भुजाएं, मतलब पंचभुज होगा, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ABCD एक चतुर्भुज है जिसे BD इजिकल टू 40 सेंटीमीटर है। ABCD को चतुर्भुज बना लेते हैं, ABCD A B C और D। उसमें BD दिया कितना दिया हुआ 40 सेंटीमीटर। सम्मुख शीर्षों से BD पर खींचे गए लंबों की लंबाइयाँ। ठीक है, BD के सम्मुख शीर्ष ये है तो इससे यहाँ लंब डाला और C से इस पर लंब डाला। ठीक है, कितनी दी हुई 16 और 12 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ADAB और दूसरा DCB। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो चतुर्भुज बन जाएगा। तो ऐसे ही दोनों का क्षेत्रफल प्लस करेंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो दोनों का कैसे करेंगे, त्रिभुज का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसको B1 × H1 प्लस हाफ इंटू B2 प्लस H2। तो हाफ दोनों में कॉमन है, बी बेस। ठीक है, अब बेस BD मान लेंगे, तो BD कितना देगा 40 मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, नीचे वाले के लिए हाइट कितनी हो जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइट लेनी होती है, तो कितनी हो जाएगी 16। और इसी तरीके से ऊपर बेस कितना देगा 40 और H2 कितनी हो जाएगी, C से जो परपेंडिकुलर डाला है 12। तो 40 भी कॉमन ले सकते हैं हम, 40 भी कॉमन लेंगे तो 16 और 12 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28। तो ये कैसे कैंसिल करेंगे 14 टाइम्स, और 40 की मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो 14 चौके 56 और 1 0 ये आ जाएगी, तो 560 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि ऑप्शन C सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कागज की 2 शीटें ली गई हैं जिनका माप 22 सेंटीमीटर 22 क्रॉस या 22 बाई 28 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शीट से एक बेलन बनाया गया है जिसमें से एक की ऊंचाई 22 सेंटीमीटर और दूसरे की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। तो इसके आयतनों में अंतर क्या होगा वो बताना है। ठीक है, कोई कागज की शीट थी, ये शीट है, ये 28 बाई 22 की थी। ठीक है, पहले की जो हाइट है वो है 22। ठीक है, अब जो बेलन बनाया हमने उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है 22। तो हमने हाइट को तो इसको तो ऐसे ही रहने दिया, और जो इसको क्या करा है इसको फोल्ड कर दिया। ठीक है, फोल्ड करके इस तरीके से एक पेपर बना दिया। ठीक है, तो ये जो 28 थी वो क्या हो गई, जो ये बेस है इसकी क्या होगी सर्कमफेरेंस हो गई 28। ठीक है, तो बेस की क्या है सर्किल है, तो इसकी सर्कमफेरेंस मतलब 2πr वो किसके बराबर हो जाएगी 28 के बराबर। 2 से कैंसिल करेंगे 14, तो r की वैल्यू r1 मान लेते हैं, रेडियस 1, तो 14/π। ठीक है, पाई की वैल्यू भी नहीं रखते, लास्ट में रख देंगे। इसी तरीके से दूसरे केस में क्या होगा,
उसमें 22 28, उसमें हाइट जो है वो कितनी है 28, तो 28 ऐसी रहेगी। जो 22 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हो जाएगी सरकमफेरेंस में। तो 2 पाई R2 मान लेते हैं, वो किसके बराबर होगा 22 के बराबर। 2 से 22 11 टाइम्स, तो R2 की वैल्यू 11/पाई। ठीक है, R1 R2 मिल गया। अब उनके आयतन निकालने हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R² H। बेलन का आयतन होता है पाई R1 का स्क्वायर H1 पाई R2 का स्क्वायर H। ठीक है, तो पाई R1 कितना है 14/पाई, 14/पाई का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 22, और पाई इंटू 11/पाई का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है H2 28। ठीक है, तो कौन सा ज़्यादा होगा पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद माइनस कर देंगे। पाई और 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 मल्टीप्लाई बाय 20, और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर। तो एक पाई से एक पाई कैंसिल, और अभी माइनस बाद में करेंगे, पहले दिखाएंगे कौन सा बड़ा है। 121 मल्टीप्लाई बाय 28, 11 का स्क्वायर था 121 और पाई स्क्वायर, तो एक पाई से एक पाई कैंसिल। तो एक 196 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 196 आंसर पाई में नहीं दिया तो पहले पाई की वैल्यू रख लेते हैं। 196 मल्टीप्लाई बाय 22, एक पाई बचा तो उसकी वैल्यू 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। 22 से 22 कैंसिल, 121 22 और 7 ऊपर चला जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 2 से 11 टाइम्स, 2 से 14 टाइम्स, 11 से 11 टाइम्स, तो 196 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आ जाएगा 9 सत्ते 42 का 2 हासिल 4, 9 सत्ते 63 और 4 67 का 7 हासिल 6, 7 एकम 7 और 6 13, ये आ गया 1372। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 7 77, 77 में 14 की मल्टीप्लाई करनी है, 77 में 14 की, 4 7 28 2, 4 7 28 और 2 30, 7 एकम 7 7 एकम 7 8, 7 7 3 10, 1078, 1078। तो ये ज़्यादा है, हमें अंतर निकालना है तो माइनस कर देंगे। 1372 सॉरी में से 1078 माइनस कर देंगे। 12 में से 8 4, अब जैसा तो एक कैरी लेंगे। 16 में से 9 7 माइनस करेंगे 9, अब बचेगा 2, तो 2 बचेगा 294। तो उनके आयतनों में कितना अंतर आया 294, मतलब कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ उनकी हाइट चेंज करने से, शेप चेंज करने से, मतलब उसको रोटेट करने का तरीका एक बार 28 के रेस्पेक्ट में करा था, एक बार 22 के रेस्पेक्ट में करा था, तो उनके आयतन में कितना चेंज आ गया, वो आ गया 294 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ भी तुम ऑप्शन में लिख सकते हैं, दोनों सही हैं यूनिट्स की। नेक्स्ट, तार के 2 टुकड़े हैं और प्रत्येक की लंबाई 5024 सेंटीमीटर है। तार के एक टुकड़े से एक वर्ग और दूसरे से एक वृत्त बनाया जाता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात बताना। तो जो एक तार था 5024 सेंटीमीटर का, ठीक है, 2 टुकड़े हैं, दोनों की लंबाई सेम है। अब इस तार को हमने क्या करा, वर्ग बना दिया। ठीक है, तो ये तार जो टोटल था ये क्या हो गया, अब इसकी ये सरकमफेरेंस हो गया, सॉरी सर पैरामीटर हो गया। सरकमफेरेंस सर्कल के यूज लिख करते हैं, और बाकी टर्म्स के लिए, बाकी शेप के लिए पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का, वर्ग का 4 गुणा भुजा 4 इंटू साइड, तो कितना 5024। अब इससे कैंसिल करेंगे 4 से, 4 एकम 4, 0 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, 2 4 6 24, तो साइड कितनी आएगी 1256। ठीक है, अब इसका एरिया क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर, वो तो आसानी से निकल जाएगा। पहले जो टुकड़ा था तार का, वो किस में चेंज हो गया, अब सर्कल में चेंज हो गया। तो ये जो है तार था, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया सरकमफेरेंस में। तो इसकी सरकमफेरेंस कितनी होती है, परिमाप 2 पाई r = 5024। तो r से कैंसिल करेंगे, 2 से 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4, 0 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो पाई r। तो r की वैल्यू कितनी आएगी 2512/पाई। तो पाई की वैल्यू रख लें 22/7। जो ऑप्शन में आंसर में जो दिया है ऑप्शन में, वो रेशो पाई में दिया हो, तो पाई की वैल्यू नहीं रखते, इसको ऐसे रह देते 2512/पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं। अब दोनों का रेशो निकालते हैं एरिया का, क्षेत्रफल का। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड की पावर 2, मतलब 256 सॉरी 1256 मल्टीप्लाई बाय 1256, रेशो कितना 2512, मतलब 2512 क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो 2512 इंटू पाई, और ये r है ना, r का स्क्वायर। ठीक है, तो 1256 मल्टीप्लाई 1256, 2512 मल्टीप्लाई बाय 2512 अपॉन
पाई का स्क्वायर, तो 2 बार पाई, एक और एक पाई यहाँ, ठीक है। ऊपर लिख देता हूँ इनका, इसका स्क्वायर क्या, एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई पीछे लिख दिया, फिर आर स्क्वायर आगे लिख दिया, तो पाई से पाई कैंसिल। उसके बाद अगर 1256 का डबल कर दें तो वो होता है 2512, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ से 2 से कैंसिल करा था और वहाँ 4 से, तो यहाँ कितना बचेगा 2, और इससे भी कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा 2, ठीक है। और ये नीचे पाई बचा है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे रेशो में पाई की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो यहाँ पाई में पाई की मल्टीप्लाई करेंगे, पाई आ जाएगा रेशो 2 2 4, और जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नीचे वाले पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो रेशो कितना आ जाएगा, पाई रेशो 4 पाई रेशो 4, मतलब कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पाई रेशो 4। नेक्स्ट, अनीशा और अमित कक्षा 7th में पढ़ते हैं। अनीशा ने अमित को कहा कि यदि उनकी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के गणित के अंकों में 5 की वृद्धि की जाए तो औसत में 5 की वृद्धि होगी। उसने आगे यह भी कहा कि यह सभी संख्याओं के लिए सही होगा, ठीक है। हम मतलब सभी संख्याओं के लिए, अगर सभी में 5 की जगह किसी और नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज के लिए 7 की करते हैं, तो उनके जो औसत में वो भी 7 की वृद्धि हो जाएगी। कहा कि यह सभी संख्याओं के लिए सही होगा। अमित ने इसे सहमत नहीं हुआ और अनीशा ने 5 के स्थान पर संख्या n लेकर इसे सिद्ध किया। तो अनीशा ने उपयोग किया, किसका किया, आगमनिक तर्क का, आकलन का, निगमनिक तर्क का, या सामान्य ज्ञान का, ठीक है। सामान्य ज्ञान का तो वैसे भी नहीं किया, इसको तो हटा दीजिए, ठीक है। उसने कराया निगमनिक तर्क का, ठीक है। निगमनिक तर्क मतलब कि हम पहले क्या करते हैं, हमें कोई रूल बता दिया, कि उसने रूल बता दिया कि 5 में ऐड करेंगे, 5 सभी में 5 का इंक्रीमेंट करेंगे, वृद्धि करेंगे तो औसत में भी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, सेम नंबर की। तो इसने पहले हमें रूल बता दिया कि ये रूल है, फिर उसको जनरलाइज पेयर, ठीक है। जनरलाइज मतलब n लेकर या x लेकर कोई भी n टर्म मान ली, उसको अप्लाई किया तो वो सही हो गया, ठीक है। तो ये निगमनिक तर्क का यूज़ कर दिया, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, तकनीकी पर आधारित खेलों जिनमें संख्याओं के गुणनखंड या द्वि-आयामी आकृतियों को जोड़कर नई आकृति बनाना आदि होता है, इनका उपयोग, ठीक है। इनका क्या उपयोग होता है वो बताना है। कि विद्यार्थियों को संख्यात्मक दक्षता और परिकलन दक्षता को बढ़ाता है, नहीं, ठीक है। वहाँ शेप की बात हो रही है, संख्या की बात नहीं हो रही। विद्यार्थियों को गणित की प्रयोगशाला में व्यस्त रखने में शिक्षक की सहायता करता है, ठीक है। शिक्षक को व्यस्त थोड़ी ना रखना है, बेफिजूल में उन्हें कुछ ना कुछ सिखाना है। विद्यार्थियों में अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट को समझने की क्षमता में वृद्धि करता है, ठीक बात है, ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार अन्वेषण, परीक्षण और निष्कर्ष करने के कारण कुशल हो जाते हैं, ठीक है। ये बात सही है, पॉजिटिव है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको भी देखते हैं लास्ट ऑप्शन को, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के गणित प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सहायता, ठीक है। मूल्यांकन नहीं करना, उन्हें कुछ सिखाना है, समझाना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ज्यामिति में उत्पत्ति मतलब प्रूफ लिखना संकेत करता है द्विस्तरीय तालिका को, जिसमें अभिग्रहित और निगमन है, किसी आकृति को खींचने के पद को, कथन के तर्क या औचित्य को, ठीक है। तो प्रूफ क्या होता है, किसी भी कथन के तर्क मतलब उसके लॉजिक या औचित्य को प्रूफ करता है। तो ये कथन के स्टेटमेंट को मतलब उसका लॉजिक क्या है वो बताता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ज्यामिति प्रश्न के वर्णन को नहीं, जो भी हमें स्टेटमेंट दिया है कि उसमें क्या लॉजिक्स हैं उसको डिस्क्राइब करता है, तो इसका ऑप्शन 9 सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दो पूरक कोण 2:3 के अनुपात में हैं, उनको ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें ज्ञात करना है। तो कक्षा 7 की NCERT की पाठ्यपुस्तक के उपरोक्त प्रश्न का संदर्भ यह है कि, ठीक है, संदर्भ यह है कि यह क्या है वो बताना है। निम्न श्रेणी का विचार है क्योंकि यह स्मरण ज्ञान पर आधारित है, ठीक है। स्मरण ज्ञान पर आधारित, स्मरण मतलब याद करना या रटना, तो वो तो नहीं हो सकता। सेकंड, उच्चतर श्रेणी का विचार है क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी से चित्र की रचना की जा सकती है, ठीक है, यह की जाए, ठीक है। जो हमें वो दिया था 2:3, ठीक है। अब 2:3 में तो बहुत सारे एंगल बनेंगे, तो उससे चित्र की रचना कैसे की जाएगी, क्योंकि एक से ज़्यादा बनेंगे रेशो है, तो ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। निम्न श्रेणी का विचार है क्योंकि यह जानकारी का प्रत्यक्ष स्थिति में उपयोग करने पर आधारित, ठीक है। प्रत्यक्ष नहीं दिया उसने, इनडायरेक्ट दिया है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं दिया, डायरेक्ट देता तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू देता है, जैसे 40, 50 या कुछ भी अदर, ठीक है। क्योंकि पूरा कोण बोला था ना उसने, हाँ पूरा कोण बोला था, तो पूरा कोण होते हैं ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। 45 दे देता है। अगर रेशो में बात करें 2 और 3 5, तो 18 दूनी 36 और 18 54। अगर डायरेक्ट देना होता तो उसे 36 और 54 देता है, ठीक है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, तो नहीं दिया उसने, रेशो में दिया है।
ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अभी एक ऑप्शन बचता है और उसको भी देख लेते हैं। उच्चतर श्रेणी का विचार है क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी की व्याख्या की जाए। ठीक है, व्याख्या मतलब कि उस 2:3 में कितने सारे एंगल बन सकते हैं। ठीक है, कि इसका विश्लेषण किया जाए और इसके प्रयोग से वांछित जानकारी प्राप्त की जाए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 2:3 में एंगल तो बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन उसमें कंडीशन भी होती है कि उनका सम कितना होना चाहिए, 90। तो यहाँ से फिर एक ही एंगल बनेगा, वो क्या बनेगा, 36 और 52। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सिद्ध कीजिए कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 है। ठीक है, तो ये क्या है, उत्पत्ति, प्रत्यक्ष उत्पत्ति मतलब डायरेक्ट प्रूफ, प्रतिस्थिति द्वारा उत्पत्ति, या विरोध द्वारा उत्पत्ति, या प्रत्युदाहरण द्वारा उत्पत्ति। प्रत्युदाहरण मतलब उदाहरण देकर, विरोध मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कि हम उसका जो भी स्टेटमेंट हमें प्रूफ करना है उसका अपोजिट स्टेटमेंट लेके चलें और उसकी सभी प्रॉपर्टी को फॉलो करना है। अगर वो फॉलो करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो हम कि वी आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड वी कंट्राडिक्ट दैट, कि जो हमने परिमेय संख्या है ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 हो। ठीक है, तो ये इसको ऐसा प्रूफ करने के लिए हम किससे प्रूफ करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं, मतलब कि विरोध द्वारा उत्पत्ति से करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम किसी भी नंबर को, जैसे √2 है, इसको हमें अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको मान के चलते हैं कि ये दिया हुआ नंबर जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर किसकी फॉर्म में होता है, P/Q की फॉर्म में या A/B की फॉर्म में, वेयर B ≠ 0 एंड A और B क्या है, को प्राइम नंबर। ठीक है, फिर आगे इसकी सारी प्रॉपर्टी फॉलो कराते हैं जो भी रेशनल नंबर की होती हैं। अगर फॉलो होती हैं तो ठीक है, नहीं होती हैं तो कहते हैं कि हमारा जो हमने माना था वो स्टेटमेंट वो गलत था। और √2 अगर परिमेय संख्या नहीं है तो कन्फर्मली अपरिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि रियल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक तो रेशनल नंबर या परिमेय संख्या, ठीक है, और दूसरा अपरिमेय संख्या। अगर कोई नंबर परिमेय नहीं है तो वो क्या होगा, अपरिमेय। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न कथन पर विचार कीजिए। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित हैं, समद्विभाजित मतलब समान, द्वि का मतलब 2, भाजित का मतलब डिवाइड करते हैं, तो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, किसी के विकर्ण अगर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं मतलब कि बाइसेक्ट करते हैं तो वो कैसा होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ये स्टेटमेंट है, तो ये बताना है क्या है, ये थ्योरम है। थ्योरम प्रमेय मतलब थ्योरम, परिभाषा है, डेफिनेशन, या अभिग्रहित मतलब एक्सियम, और साध्य है। ठीक है, साध्य है, तो ये क्या है बताना। ठीक है, तो ये क्या है, ये है साध्य है। क्यों, क्योंकि जो प्रमेय थ्योरम्स होती हैं वो ऑलरेडी प्रूफ हो चुकी होती हैं। ठीक है, और डेफिनेशन तो तुम्हें पता ही है कि डेफिनेशन के बारे में बताना। और अभिग्रहित मतलब एक्सियम, इनके प्रूफ्स नहीं होते लेकिन फिर भी इनको स्टेटमेंट को सही मान लिया जाता है। और साध्य मतलब ऐसे थ्योरम्स या प्रमेय जिनको प्रूफ नहीं किया गया है लेकिन उन्हें प्रूफ कर सकते हैं किसी न किसी लॉजिक की वजह से। ठीक है, तो ये साध्य है, इसका प्रूफ नहीं है लेकिन हम इसे कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साध्य, ये कथन साध्य हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, गणित में प्रदर्शन। ठीक है, ये प्रदर्शन है, प्रदर्शन उल्लेख नहीं करता है। दो चरों के बीच संबंध को समीकरण में व्यक्त करना। ठीक है, ये तो करता है प्रदर्शन। संख्या श्रेणी को ज्यामितीय प्रतिरूप में व्यक्त करना, ये भी करता है। एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणाम को प्रमेय में व्यक्त करना। ठीक है, परिणाम को प्रमेय में व्यक्त करना, ये प्रदर्शन विधि नहीं है या प्रदर्शन का उल्लेख नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, दिए गए आंकड़ों को आलेख द्वारा व्यक्त करना, आलेख द्वारा मतलब ग्राफ द्वारा, पाई चार्ट के या बार ग्राफ या हिस्टोग्राम, तो वो भी प्रदर्शन करता है, तो इसके लिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा 8 की NCERT एग्जाम्पलर पुस्तक प्रश्न प्रदर्शिका में 5वीं इकाई चतुर्भुज को समझाना और ज्यामितीय प्रयोग के अंत में बहुत सारे क्रियाकलाप जैसे कि चौपड़ की रचना, चीनी पहेली की रचना इत्यादि दिए हुए हैं। इस प्रकार के कार्यों के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य सहायता करना है। ठीक है, तो वो क्या है वो बताना है। दृष्टि वाले शिक्षार्थी, ठीक है, दृष्टि वाले मतलब जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, को केवल अपनी विश्लेषणात्मक कला को सुधारने में। ठीक है, केवल नेगेटिव वर्ड है, सिर्फ हमें केवल एक ही काम पर फोकस नहीं करना, सभी पर करना, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, और वैसे भी ध्यान रखना है केवल वाला जो होगा ज़्यादातर नेगेटिव ही होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन, सभी शिक्षार्थियों को अपनी विभिन्न विधा शैलियों के साथ स्थानिक स्थिति सुधारने में। ठीक है, विभिन्न का मतलब डिफरेंट जितनी भी होती हैं सारी, जिसमें जो भी वीक है उनको सुधारना, तो इसका ऑप्शन पॉजिटिव बी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी को भी देख लेते हैं। गतिबोध वाले शिक्षार्थियों को केवल, ठीक है, केवल तो वैसे भी नहीं करना,
ठीक है, होता है श्रोतागण को, ठीक है, श्रोतागण मतलब जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम हो, शिक्षार्थियों को केवल अपनी सृजनात्मक कला को सुधारने में, ठीक है, सिर्फ सृजनात्मक नहीं सभी को सुधारने में, इसमें केवल है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, एक ही ऑप्शन सही होगा बी के विभिन्न मतलब अलग अलग डिफरेंट कलाओं को सुधारने में उन्हें अपनी हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट, गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है वो बताना है। वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक बात है, ठीक है, प्रोत्साहित मतलब इनकरेज करते हैं, ठीक है। वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, ठीक है, जो गणित की परियोजनाएं बनाई जाती हैं वो चीज़ों को सीखने समझने के लिए बनाई जाती हैं, सिर्फ अंक प्राप्त करने मतलब सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं की जाती हैं। तो उसने हमसे पूछा नहीं, तो नहीं हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। बाकी भी देख लेते हैं। वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, ठीक है, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग कौशल मतलब स्किल्स को बढ़ाते हैं, ठीक है। ये भी, ये अंतर विषयी अनुबंधों को सिद्ध करते हैं, ठीक है, जो भी विषय होते हैं उनके स्टेटमेंट वगैरह उनको प्रूफ करते हैं, ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि गलत है, और वही हमसे पूछा था कि कौन सा गलत है या सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के निरूपण के लिए प्रयुक्त नहीं है, ठीक है। तो आंकड़ों का निरूपण या प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण मतलब प्रस्तुत करना, ठीक है। तो परियोजना, सर्वेक्षण, समाचार पत्र, रिपोर्ट या वाद विवाद, ठीक है, वाद विवाद मतलब डिस्कशन या चर्चा, तो उससे हमारा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण या निरूपण नहीं होगा, और उसने नहीं पूछा है, तो उसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, x इजिकल टू 2/3, y इजिकल टू 3/4 है, तो x माइनस वाई की पावर -1 और x की पावर -1 माइनस वाई की पावर -1 के मध्य एक परिमेय संख्या क्या है वो बताना है, ठीक है। तो पहले दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। x माइनस वाई की पावर -1, तो x कितना है 2/3 माइनस वाई 3/4 की पावर -1, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 4 का एलसीएम 12, तो 3 4 जा 4 के ऊपर मल्टीप्लाई 8, 4 3 जा 3 के ऊपर मल्टीप्लाई, तो माइनस के 9 पावर -1, तो कितना हो जाएगा -1/12, और इसका इन्वर्स करेंगे तो रेसिप्रोकल मतलब डिनोमीटर का न्यूमरेटर कर देंगे, न्यूमरेटर का डिनोमीटर, तो ये कितना आ जाएगा -12, ठीक है। अब निकालते हैं एक्स इनवर्स या एक्स की पावर -1 और वाई की पावर -1। एक्स की पावर -1 करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 3/2 हो जाएगा, माइनस वाई का करेंगे तो 4/3, 4/3, ठीक है। अब इनका सॉरी 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6, 2 3 जा 3 के ऊपर मल्टीप्लाई 9 माइनस 3 2 जा 2 के ऊपर मल्टीप्लाई 8, तो 9 माइनस 8 1/6, ठीक है। तो दोनों आगे, दोनों के मध्य परिमेय संख्या निकालनी है। तो दोनों के मध्य परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, सिर्फ एक ही निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक तरीका होता है, जैसे सपोज करो ए और बी दो परिमेय संख्या, इनके बीच में एक परिमेय संख्या और निकालनी है, तो वो निकालते हैं हाफ 1 प्लस बी, मतलब दोनों को प्लस करना है और 2 को डिवाइड कर दो या 1/2 की मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, क्योंकि अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम ऐसे लिखेंगे a प्लस b/2, ठीक है। दोनों को प्लस करो, 2 को डिवाइड कर दो, तो अब 1/2 बाहर, एक नंबर गया था -12 और दूसरा गया था 1/6, तो यहाँ कुछ नहीं है 1, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 1 और 6 का, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 6 6 के ऊपर मल्टीप्लाई 72 प्लस 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -72 प्लस के 1, तो माइनस के 71 और 6 2 जा 12, तो -71/12, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में सिर्फ एक ही परिमेय संख्या निकालनी होती है तो दोनों को प्लस करो और 2 का डिवाइड कर दो। नेक्स्ट, यदि इतना माइनस ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है प्लस एक्स इजिकल टू इतना है, तो एक्स का मान, ठीक है, एक्स का मान निकालने के लिए पहले से पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं, 0.001 प्लस 1.01 प्लस 1.001 माइनस 1.03 मल्टीप्लाई बाय 0.1 प्लस 1.11 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1.4 ये दिया 1/10 की पावर -1, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं 1 की पावर -1 और 10 की पावर -1 की पावर -1 1 ही रहेगा, 10 की पावर -1 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो 10 की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। अब ये तीनों नंबर जो हैं तीनों पॉजिटिव हैं, प्लस के हैं, तो इनको प्लस कर लेते हैं, हम यहाँ पर कर लेते हैं 0.001 1.01 और 1.001, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 210.2 2.012 2.012
फिर माइनस माइनस। अब अगर यहाँ देखें पॉइंट हटाएं नीचे 10 लगा सकते हैं, एक जीरो, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे यही नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर 10 का डिवाइड करेंगे तो इसका डेसिमल एक पॉइंट और लेफ्ट साइड खिसक जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.103। ठीक है, प्लस अब इसमें इसका डिवाइड करना है 1.11 में 0.1 का डिवाइड करना है, तो पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा सकते, मतलब एक जीरो लगा सकते हैं, मतलब 10। तो डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं दूसरे वाले फ्रैक्शन का, तो हो जाएगा 10/1 मतलब 10, तो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11.1। तो प्लस के 11.1 प्लस x इज इक्वल टू, इसमें 1.4 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2.012 और यह है 11.1, तो 21131, तो 13.112 माइनस 0.103 प्लस x इज इक्वल टू 14। अब इसमें से 0.103 माइनस कर देंगे, तो यहाँ से कैरी लेंगे, 12 में से 3 9, यहाँ 0 में से 0 0, 1 में से 1 0.31, 13.009 प्लस x इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 माइनस 13.009। अब बस इसको उसमें से माइनस कर लेना, वही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा 14.000 और 13.009। ठीक है, अब यहाँ से कैरी जाएगा तो यहाँ सबसे लास्ट में 10 हो जाएगा, यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर 3। ठीक है, तो 10 में से 9 1 और यहाँ 9 में से 0 9, 9 में से 0 9 और यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 3 0, 1 में से 1 0, तो 0.991 मतलब कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 0.991। नेक्स्ट, यदि 3 × 5x - 7 - 4 8x - 13 इज इक्वल टू 2 9x - 11 - 17 है तो 7x - 5 अपॉन 11x - 9 का मान क्या होगा। ठीक है, एक हमें इक्वेशन दी है समीकरण, इसको सॉल्व करना है और यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है और वो x की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, तो इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं, पहले 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 15x - 21, फिर इसमें करेंगे तो माइनस के 32x और ये फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 13 4 जा 52 इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 19 2 जा 18x, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 22 माइनस 17। अभी 15x है, माइनस के 32x है, तो कितना बचेगा माइनस के 17x और ये माइनस के 21 प्लस के 52, तो प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस के ज़्यादा हैं, तो 5 में से 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 और 5 में से 2 करेंगे 3, तो कितना बचेगा 31 इज इक्वल टू 18x माइनस के 22 माइनस के 17, तो कितना बचेगा माइनस के 39। अब प्लस के ये ज़्यादा हैं तो x को इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, 31 प्लस 39 इज इक्वल टू 18x और इधर जाके प्लस के 17x हो जाएगा। 31 और 39 कितना हो जाएगा 9 और 1 10, 3 3 6 और 1 7 इज इक्वल टू 18 और 17 35x, तो 35 दूनी 70, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई और जो एक्सप्रेशन दिया उसमें पुट कर दो बस। क्या दिया हुआ है 7x, तो 7 × 2 - 5 और 11 × 2 - 9, 7 2 = 14 माइनस 5, 11 2 = 22 माइनस 9, तो 14 में से 5 गई तो कितना बचा 9 और 22 में से 9 गई तो कितना बचा 13। ठीक है, तो 9/13, तो 9/13 मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये दिया हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 1058 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 648 अपॉन x इज इक्वल टू 18x। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 1058 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 648 इज इक्वल टू 18x। ठीक है, अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1058 मल्टीप्लाई बाय 648 इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर करेंगे 324 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। अब 324, 300 का डबल 600 और 24 का डबल 48, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 648 दो बार और x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1058 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 का 6 हाथ से ले 2 दूनी 4 और 1 5
और 200 2 8 16 का 6 हासिल 1 2 5 10 सॉरी 2 8 16 का 6 हासिल 1 2 5 10 और 11 का 1 कैरी 1 2 0 0 1 2 1 2। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2116। ठीक है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी ये कितनी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 216। ठीक है, तो हमने वो जो 40 से 50 वाले स्क्वायर रूट की क्या ट्रिक थी, मतलब स्क्वायर की, कि जैसे हम 49 का निकालना है तो 49 की क्या थी कि 50 से कितना कम है 1, तो 1 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखना है 01, और 50 में 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25, तो 1 कम था तो 24। ठीक है, अगर इसी सीक्वेंस में चलेंगे तो 4 मतलब 46 की बात करेंगे तो 46 कितना आ जाएगा, 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16, और 25 में से 4 माइनस करेंगे तो 21। ठीक है, तो 21 का स्क्वायर है 2100, सॉरी एक्स की वैल्यू कितना है 46, मतलब 46 का स्क्वायर है कितना 2116। ठीक है, तो इस शॉर्ट ट्रिक भी याद रखनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 46, मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा सेट यहीं कंप्लीट होता है, और ये था हमारा सीटेट 18 सितंबर 2016 का पेपर। और नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे सीटेट 21 फरवरी 2016 का पेपर। एंड थैंक यू।